हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स के इस लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में। दोस्तों, इस लाइव स्ट्रीम से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं क्लास 10th की। क्लास 10th मतलब वो क्लास जिसके अंदर पहली बार आप लोग बोर्ड एग्जाम को फेस करने वाले हो। थोड़ा सा डर रहता है, बट मैं आपको एक बात बता दूं कि बोर्ड एग्ज़ाम में अगर आप सही तरीके से पढ़ाई करते हो तो बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर स्कोर करना, मतलब बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर साइंस में स्कोर करना खासकर बेहद आसान है। और अगर आप ढंग से स्टडी करते हो, जैसा मैं बताऊंगा उस तरह से पूरे साल साइंस को पढ़ोगे, तो मैं आपको आराम से ये गारंटी कर सकता हूँ कि अच्छे से पढ़ने पर आप इजीली 90+ गेन कर सकते हैं। तो जो साइंस है ना इस बार की क्लास 10th की, वो इतनी ज़्यादा आसान है कि अगर सिस्टमेटिक तरीके से उसको स्टडी किया जाए, सिस्टमेटिक तरीके से उसको पढ़ा जाए, तो आराम से बेस्ट आप उसके अंदर स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, मस्त होकर के पढ़ना है, क्योंकि अगर आप पूरी जान लगा करके पढ़ोगे तो आप ये पक्का स्कोर कर लोगे। तो गोल आपको यही रखना है। और आप ये मत सोचना कि 90+ लाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी, नहीं। आपको सिस्टमेटिक वे में थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ना है, ताकि आप लास्ट में आते आते 2 या 3 बार रिवाइज कर लो। बाकी बातें जब इस कंटेंट स्टार्ट होगा तो उसके साथ साथ करेंगे। शुरुआत करते हैं। 3 सेक्शंस में आपकी साइंस डिवाइडेड है, जैसा कि 9th क्लास में भी था, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। देखिए, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में से जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं आज, वो है फिजिक्स। केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी हम लोग जल्दी स्टार्ट करेंगे, एक एक चैप्टर करते हुए चलेंगे। मतलब एक चैप्टर अपन कर लेंगे फिजिक्स का, फिर एक चैप्टर अपन करेंगे केमिस्ट्री का, फिर एक चैप्टर अपन करेंगे बायो का, इस तरह से चलेंगे। तो आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं फिजिक्स से, और फिजिक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं प्रकाश वाला चैप्टर। सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर, पूरी तरह से आपको फील करवाऊंगा। हेडिंग लगाइए, प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। एक बात बहुत अच्छे से आपको याद रखनी है, एक बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है कि ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर आप जब पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको इस चैप्टर में बहुत अच्छे से इंटरेस्ट आने लगेगा। इस चैप्टर में थ्योरी भी है, बहुत अच्छे अच्छे डायग्राम्स भी हैं, जिनको हम लोग किरण आरेख बोलते हैं, रे डायग्राम बोलते हैं, और बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स भी हैं। तो तीनों का कॉम्बिनेशन है ये चैप्टर। ऑब्वियस सी बात है, चैप्टर शुरुआत होगा प्रकाश से, तो लिखिए प्रकाश। अब प्रकाश के बारे में जो चीज़ आप जानते हैं वो मैं आपको पहले बताता हूँ। प्रकाश वह है जिसके कारण कोई वस्तु देखने योग्य बनती है। मतलब जब तक प्रकाश नहीं होगा आपको कोई वस्तु नज़र नहीं आती। ये प्रकाश की परिभाषा है जो मोटी मोटी हमारे दिमाग में रहती है। अब मैं साइंस के हिसाब से आपको प्रकाश की परिभाषा बताता हूँ, आपको इसको एज अ फैक्ट नोट करना होगा। लिखिए, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। लिखिए, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। हर चीज को कमेंट सेक्शन में लिखते हुए चलना है। जो बच्चे पहली बार क्लास में आए हैं, हमारा पैटर्न ये रहता है कि हम कमेंट सेक्शन में आपस में बातें करने की जगह ये कोशिश करते हैं कि जो क्लास में चल रहा है उसको लिखते चलें। तो सबसे पहली बात बच्चों लिखिए कि प्रकाश अपने आप में एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब आप बोलोगे सर विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती है? तो इस दुनिया में जितनी भी तरंगें आपको पता है उनमें से काफ़ी सारी विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आप लोगों का कभी फ्रैक्चर हुआ होगा या आपने देखा होगा किसी के फ्रैक्चर होता है तो सबसे पहले डॉक्टर क्या करवाता है? डॉक्टर करवाता है एक्सरे। तो एक्सरे क्या है? एक्स किरणें। तो जो एक्स रे होता है, रे मतलब किरण, तो एक्स किरणें भी क्या होती हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। आपने नाम सुना होगा हल्क का। तो हल्क किससे बना था? गामा किरणों से। तो जो गामा किरणें हैं वो भी अपने आप में क्या होती हैं? गामा रे, वो भी होती हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। आपने 7 रंग के बारे में सुना होगा, विबग्योर, इंद्रधनुष के 7 रंग। तो वो 7 रंग जो हैं विबग्योर, वो मिलाकर के प्रकाश कहलाता है श्वेत प्रकाश। और वो श्वेत प्रकाश भी क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है।
क्लियर हुआ? आगे सुनो, आप लोगों ने माइक्रोवेव में गरम गरम समोसे खाए, तो जो माइक्रोवेव होती है वो माइक्रोवेव भी जो है आपकी, वो भी विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। आपने एफएम सुना है, रेडियो सुना है, तो जो रेडियो वेव होती है वो भी आपकी विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। तो अब आपको महत्वता समझ में आ गई होगी। आपके घर पे जो टीवी का रिमोट है, उस टीवी के रिमोट से आप जब टीवी को चलाते हो तो उस समय टीवी के रिमोट से किरणें निकलती हैं, जानते हो? इंफ्रारेड। तो जो इंफ्रारेड किरणें होती है, वो इंफ्रारेड किरणें भी क्या होती हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगें। मतलब इस दुनिया में अधिकतर तरंगे जो हैं, इस दुनिया में अधिकतर तरंगे जो हैं वो कौन सी हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे। उनके अंदर से बहुत सारी विद्युत चुंबकीय तरंगों के अंदर से ये जो 7 रंग हैं, ये 7 रंग क्या कहलाते हैं? प्रकाश कहलाते हैं। अब इन सब में फर्क क्या होता है? इन सब में फर्क होता है तरंग धैर्य का। अब आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा तरंग धैर्य क्या होती है। हल्का सा रिवाइज करवाऊंगा, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता मैं आपको याद होगा तरंग धैर्य इसको बोलते हैं जो पीक होता है उन दोनों पीक के बीच की दूरी, लैम्बडा। याद आया? नहीं याद आया? कोई दिक्कत नहीं है, बस याद रखो कि तरंग धैर्य इन सब की अलग अलग होती है। और श्वेत प्रकाश के अंदर कौन कौन से लोग हैं? विबग्योर। थोड़ा सा याद करवाता हूँ। वी बोले तो वॉयलेट, आई बोले तो इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये सारी मिलाकर के प्रकाश बनती है। इसकी तरंगदैर्घ्य होती है लगभग 3500 एंगस्ट्रॉम और इसकी तरंगदैर्घ्य होती है लगभग 7500 एंगस्ट्रॉम। बाकी सबकी इसके बीच में होती है। तो मोटी मोटी बात आप क्या याद रख सकते हो? मोटी मोटी बात आप क्या याद रख सकते हो कि विद्युत चुंबकीय तरंग, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसकी तरंगदैर्घ्य कहां से कहां तक होती है? 3500 एंगस्ट्रॉम से लगभग, बता रहा हूं बेटा, 3500 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम के बीच में। अब दिमाग में एक नेचुरल क्वेश्चन आता है कि एंगस्ट्रॉम क्या होता है? तो एक एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर। इस बात को भी आप नोट कर सकते हो। और एक बात ध्यान रखें कि ये अपने आप में एक फैक्ट है, तो इसको एज अ फैक्ट ही आपको याद रखना है। वापस से कमेंट सेक्शन में लिखिए, थोड़ा मेहनत कीजिए कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। जो विद्युत चुंबकीय तरंग प्रकाश है उसकी तरंगदैर्घ्य 3500 से 7500 के बीच में होती है। एंगस्ट्रॉम उसका मात्रक है और एक एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर। और जब भी दिमाग में डाउट आए ना कि विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती है, तो याद रखिए कि ये सारी तरंगें जो आपके आसपास दिखती हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। उनमें से ही एक है प्रकाश, जिससे आप चीज़ों को देखते हो। क्लियर? यहाँ तक मक्खन हो गया एकदम। कमेंट सेक्शन में प्रॉपरली लिखते हुए चलना है। कमेंट सेक्शन में एक एक बात को मेंशन करते हुए चलना है। जैसे संजू ने लिखा है, काफ़ी बच्चे लिख रहे हैं, अर्चना ने लिखा है, अभिजीत सोनी ने लिखा है, बहुत अच्छे। अगर आप चाहते हो, मैंने आपको गोल बता दिया है, आपको 90+ स्कोर करना है तो एक एक चीज़ को कमेंट सेक्शन में लिखना है और ऐसा पढ़ना है कि क्लास के बाद में सब कुछ दिमाग में छप जाए। चलिए आगे बात करते हैं। तो पहला पॉइंट सभी को याद हो चुका है जितने बच्चे क्लास में हैं कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसकी तरंगदैर्घ्य लैम्बडा 3500 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। क्लियर? यहां तक आगे बढ़े। दूसरी बात, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, ऐसा माना जाता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है ये अपन मानेंगे। अब हालांकि 12th क्लास में जाकर के आपका ये भ्रम थोड़ा सा टूटेगा कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, बट बेसिक लेवल पे आप ये मान के चलें कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। अब सुनना ध्यान से, इसका प्रूफ क्या है? इसका एक प्रूफ है छोटा सा, कार्डबोर्ड वाला एक्सपेरिमेंट। जैसे ये कार्डबोर्ड है, एक कार्डबोर्ड आपने रखा, उसके सीध में आपने सामने दूसरा कार्डबोर्ड रख दिया, फिर आपने तीसरा कार्डबोर्ड रख दिया, ठीक है। और मान लीजिए यहां पे आपने एक मोमबत्ती जलाई, यहां पे आपने एक मोमबत्ती को जलाया। लिखते चलिए कमेंट सेक्शन में, काफ़ी बच्चे लिख रहे हैं, बहुत अच्छे। तो ये मोमबत्ती आपने जलाया, मोमबत्ती से जो प्रकाश आएगा उसको आप तभी देख सकते हो जब इन कार्डबोर्ड में आप छेद करो और वो छेद एक की सीध में एक होने चाहिए। तब आपको यहाँ से आप देखोगे
तो आपको मोमबत्ती का प्रकाश नजर आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि मोमबत्ती का प्रकाश सीधी रेखा में गमन कर रहा है, और अगर सीधी रेखा में आपने छेद कर रखे हैं तो ही दिखेगा। अगर किसी भी कार्डबोर्ड में छेद ऊपर नीचे कर दोगे तो फिर आपको मोमबत्ती का प्रकाश नजर नहीं आएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। क्लियर? यहाँ तक लिख दो कमेंट सेक्शन में। और जब प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है तो प्रकाश के पथ को किरण कहा जाता है। किरण मतलब रे। प्रकाश के पथ को किरण कहा जाता है, रे कहते हैं। तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, और प्रकाश के रास्ते को जब प्रकाश चल के जाता है तो प्रकाश के रास्ते को हम लोग किरण कहते हैं, रे कहते हैं। एक और बात, किरणों के गुच्छे को, किरणों के समूह को पुंज कहते हैं। मतलब 1 2 3 4 बहुत सारी किरणें ले लो तो किरणों के पुंज को, गुच्छे को अपन, किरणों के गुच्छे को अपन किरण पुंज कहते हैं। तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, गुच्छा। और इंग्लिश में बताऊं, पुंज का मतलब होता है बीम ऑफ लाइट, बीम कहते हैं। जैसे ये तो एक किरण हो गई, और अगर ऐसे बहुत सारी किरणें एक साथ इकट्ठी हो जाएं जस्ट लाइक दिस, तो इसको बोलेंगे किरण पुंज। सारी परिभाषाओं को लिखते चलिए बेटा, आलस नहीं करना है बिल्कुल भी। क्या बोलते हैं इसको? किरण पुंज कहते हैं। बहुत अच्छे। नेक्स्ट पॉइंट, क्या प्रकाश किरण को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है? बहुत बड़ा सवाल पूछा है मैंने आपसे। क्या प्रकाश किरण को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है? और मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको पता है माध्यम क्या होता है। माध्यम 3 प्रकार का होता है, ठोस, द्रव और गैस। और जहां कुछ नहीं होता उसको निर्वात कहते हैं। वापस से, माध्यम 3 प्रकार का होता है, ठोस, द्रव और गैस, और जहां कुछ नहीं होता उसको निर्वात कहते हैं। तो मेरा प्रश्न आपसे यह है कि क्या प्रकाश किरण को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है? सोचिए, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। मैं आपके जवाब का वेट कर रहा हूं। तब तक मैं इस चीज को रफ कर देता हूं क्योंकि ये चीज हो चुकी है। सोचिए, विचार कीजिए। ओके, सोच लिया। तो प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है या नहीं होती है, इसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि आपको पता है हम लोग पृथ्वी पे रहते हैं, है ना, बहुत बड़ी बात है। और हमारे पास जो रोशनी आती है वो कहाँ से आती है? सन से आती है, सूरज से आती है। तो सूरज से जब पृथ्वी तक रोशनी आती है तो बीच में कुछ होता है क्या? सूरज से पृथ्वी के बीच में ख से खाली है, कुछ नहीं है। इसका मतलब निर्वात है। तो जब प्रकाश निर्वात में भी चल लेता है, चलता ही है ना, सुबह उठते हैं तो रोशनी आती है ना, 100% श्योर है। इसका मतलब अगर सन से अर्थ तक लाइट आ रही है और बीच में कुछ नहीं है, निर्वात है, इसका मतलब प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। लिखो इस बात को, बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छे, काफी बच्चे लिख रहे हैं, बहुत अच्छे। प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, नहीं होती है। संचरण के लिए, थोड़ा ढंग से लिखें, संचरण के लिए, संचरण मतलब चलना। साइंस में क्या होता है, हर चीज को अच्छे से लिखा जाता है, टर्म्स होती हैं अच्छे अच्छे। तो चलना नहीं बोलते हैं यहाँ पे, संचरण बोलते हैं। तो संचरण के लिए, प्रकाश संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। बट काम की बात सुनो ध्यान से, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु प्रकाश का वेग माध्यम पर निर्भर करता है। मैंने बहुत भारी बात बोल दी, वापस बोलता हूँ। प्रकाश को चलने के लिए अर्थात प्रकाश संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम है तो भी बढ़िया, माध्यम नहीं है तो भी बढ़िया। जैसे अगर निर्वात है तो भी हमारा प्रकाश चलेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर गैस है जैसे वायुमंडल है तो भी चलेगा, अगर द्रव है जैसे पानी है तो भी चलेगा, और अगर कोई ठोस है जैसे कि कांच है तो भी चलेगा। तो प्रकाश निर्वात में भी चलेगा, गैस में भी चलेगा, द्रव में भी चलेगा, ठोस में भी चलेगा। तो प्रकाश संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है, परंतु जब प्रकाश निर्वात में चलेगा तो उसकी स्पीड कुछ और होगी, चाल कुछ और होगी,
जब गैस में चलेगा तो उसकी स्पीड कुछ और होगी, जब द्रव में चलेगा तो उसकी स्पीड कुछ और होगी, जब ठोस में चलेगा तो उसकी स्पीड कुछ और होगी। मतलब प्रकाश को चलने के लिए, प्रकाश संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम हो तो भी बढ़िया, माध्यम नहीं हो तो भी प्रकाश चलता है, परंतु प्रकाश का वेग माध्यम पर निर्भर करता है। इस बात को लिखिए कमेंट सेक्शन में कि प्रकाश संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु प्रकाश का वेग माध्यम पर निर्भर करता है। मतलब अगर माध्यम बदलोगे तो प्रकाश का वेग बदलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कमेंट सेक्शन में इस पूरी बात को लिखिए कि प्रकाश का जो वेग है वो माध्यम पर निर्भर करता है। हालांकि प्रकाश का जो संचरण है वो माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। अगर माध्यम हो तो भी प्रकाश चलेगा और माध्यम नहीं हो तो भी प्रकाश चलेगा। अब दिमाग में सवाल आता है भाई कि अगर प्रकाश चारों के अंदर अलग अलग स्पीड से चलता है तो प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा किसमें होता है? वापस से एक बार प्रश्न दोहरा रहा हूं, अगर प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, गैस में भी चल सकता है, द्रव में भी चल सकता है, ठोस में भी चल सकता है, तो सबसे तेज किसमें चलेगा? तो सुनिए ध्यान से, प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है निर्वात में। तो इस बात को लिखिए कमेंट सेक्शन में कि प्रकाश की जो चाल है, प्रकाश का जो वेग है वो वेग निर्वात में अधिकतम होता है। प्रकाश का वेग मतलब जिस स्पीड से वो चलता है, प्रकाश का वेग निर्वात में अधिकतम होता है। कितना होता है बताता हूँ, चलो एक मिनट रुको। अधिकतम होता है, प्रकाश का वेग निर्वात में होता है, लिखता हूँ मैं यहाँ पे, प्रकाश का वेग v निर्वात में होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, मतलब प्रकाश इस चाल से चलता है आपके निर्वात में। बताता हूं मैं आपको, 3 के बाद 8 जीरो लगाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको पता है 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, तो इसको किलोमीटर में बदलो, 1000 का भाग लगा दो, 3 जीरो हटा दो, तो 1 2 3 4 5 इतने किलोमीटर प्रति सेकंड। गिनो इसको, 1 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, मतलब 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। अब बड़ा लग रहा है? मतलब आप अपनी आंखों को, अपनी पलकों को झपकाओगे, इतनी सी देर में जो प्रकाश है वो 3 लाख किलोमीटर चल चुका होगा। तो प्रकाश की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि 1 सेकंड के अंदर प्रकाश 3 लाख किलोमीटर कवर कर लेता है। सोच के देखो यार, अगर आपकी कार चलती है तो कार 120 किलोमीटर प्रति घंटे पे चल सकती है। मतलब 120 किलोमीटर चलती है हमारी कार 1 घंटे में। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं। थोड़ा सा अपने सोच का दायरा बढ़ाओ और सोचो, इमेजिन करो कि आपकी जो कार है, ज़्यादा से ज़्यादा सुपर कार है तुम्हारे पास, कोई बात नहीं, 200 मान लूँ, तो 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है आपकी, तो 200 किलोमीटर 3600 सेकंड में। अब प्रकाश को देखो कितना खतरनाक है, प्रकाश 3 लाख किलोमीटर चल लेता है 1 सेकंड के अंदर। एहसास हुआ? तो प्रकाश का जो वेग है वो इतना भयंकर होता है। इसके बाद भी सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश को आने में पता है कितना समय लगता है? आपका प्रकाश जो है वो इस स्पीड से निकलता है सूरज से, और पृथ्वी पे 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से आता है। उसके बाद भी उसको पृथ्वी पे पहुंचने में 8 मिनट 24 सेकंड लगते हैं। लगभग बता रहा हूं ना, 8 मिनट 24 सेकंड। इसका मतलब सोचो, अगर प्रकाश इतनी तेज स्पीड से आता है उसके बाद भी उसको इतना टाइम लगता है 8 मिनट 24 सेकंड, इसका मतलब हम कितना दूर हैं सूर्य से, और इसीलिए हम जिंदा हैं। अगर सूर्य हमारे थोड़ा सा पास होता तो हमें जला के भस्म कर चुका होता। क्लियर? तो ये लॉजिक क्लियर हो गया आपको कि प्रकाश का क्या कॉन्सेप्ट है, और प्रकाश के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि प्रकाश का चाल इतना ज़्यादा होता है, और प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है कहाँ पे? निर्वात में। वैक्यूम बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो वैक्यूम में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है। मान लिखा हुआ है 3 × 10⁸ मीटर प्रति
सेकंड। क्लियर यहाँ तक? आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, चलिए यहाँ तक ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट समझिए। मान लीजिए एक माध्यम है, इधर माध्यम 1, माध्यम समझते हो, ये सब माध्यम ही होते हैं, गैस, द्रव, ठोस। एक माध्यम है 1, इधर एक माध्यम है 2। आपको पता है लाइन क्या है बीच में? ये लाइन वो लाइन है जो माध्यम 1 और माध्यम 2 को अलग करती है। ये वो लाइन है जो माध्यम 1 और माध्यम 2 को अलग करती है। माध्यम 1 और 2 को अलग करने वाले इस लाइन को अपन बोलते हैं पृथक्कारी पृष्ठ। देखो, एक चीज में मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, वो है खतरनाक खतरनाक शब्द। साइंस के अंदर टर्म्स इंपॉर्टेंट होती हैं। तो अलग करने वाली लाइन, देसी भाषा में बोल सकते हैं दो माध्यमों को अलग करने वाली बाउंड्री, परत। बट इसको साइंस की भाषा में कहते हैं पृथक करने वाला पृष्ठ, पृथक्कारी पृष्ठ। समझ पा रहे हो? याद रहेगा। तो माध्यम 1 और माध्यम 2 को अलग करने वाले पृष्ठ को अपन क्या बोल रहे हैं? पृथक्कारी पृष्ठ। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं छोटा सा, कि अगर एक प्रकाश किरण इस तरह से आती है, प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है और पृथक्कारी पृष्ठ पे आती है, तो उस प्रकाश किरण के साथ में क्या क्या हो सकता है? मतलब जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम की सतह पर आपतित होता है, आपतित मतलब आता है, तो उस प्रकाश किरण के साथ में क्या क्या हो सकता है? क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं? सोचो, क्या क्या हो सकता है? क्या क्या पॉसिबल है? सोचिए, दिमाग लगाइए कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम की सतह पे आती है तो क्या क्या संभव है, क्या क्या हो सकता है? सोचिए, विचार कीजिए। सोच लिया? सुनो, सबसे पहली चीज ये हो सकती है, पॉसिबिलिटीज की बात कर रहा हूं मैं, क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले ये हो सकता है कि आपकी प्रकाश किरण टकरा करके वापस आ जाए। आपको सोचो ना यार, आपने एक बॉल ली, उस बॉल को दीवार पे मारा, क्या होगा? टकरा के वापस आ जाएगी। तो वो चीज हो सकती है। तो जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम की सतह पे आपतित होती है तो टकरा के वापस आ जाती है। वापस आने को अपन लोग कहते हैं बेटा परावर्तन। तो जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम की सतह पे टकरा करके वापस लौट आती है तो उसे परावर्तन कहते हैं। देखा है आपने परावर्तन? आप कांच के अंदर अपनी शक्ल देखते हो ना, उस समय परावर्तन ही होता है। किरणें जाती हैं, टकरा के वापस आती है। अभी मोटी मोटी बात समझो, पूरे चैप्टर में नाम ही परावर्तन है, अच्छे से पढ़ना है अपन को, ठीक है। दूसरी चीज क्या हो सकती है? एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, एग्जाम्पल दर्पण। दर्पण में ऐसा ही होता है। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल सुनो, दूसरी चीज सुनो, क्या हो सकता है? प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर सकती है, या तो टकरा के वापस आ जाए या फिर अंदर चली जाए। अंदर जाएगी तो प्रवेश करेगी, और जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसे कहते हैं अपवर्तन। अपवर्तन कहते हैं। एक चीज नोटिस करिए आप लोगों ने कि जो प्रकाश किरण जिस रास्ते पे आ रही थी उस रास्ते से मुड़ गई। तो जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम के अंदर प्रवेश करती है तो वो अपने आने वाले रास्ते से मुड़ जाती है। क्यों मुड़ती है भैया? वो तो अपन पढ़ेंगे अपवर्तन में, वो अभी नहीं पढ़ेंगे, वो अपवर्तन में पढ़ेंगे। अब तो मोटी मोटी बात याद रखो कि प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम की सतह पे आती है तो तीन चीजें हो सकती हैं। पहली चीज पॉसिबल है टकरा के वापस आ जाए, परावर्तन। पॉसिबल है टकरा के अंदर जाए, अपवर्तन। एक और चीज हो सकती है, क्या? आपने टॉर्च ली, इसका एग्जांपल देता हूं, रुको, अपवर्तन का एग्जांपल देता हूं। आप अगर पानी के अंदर प्रकाश जाता है तो वायुमंडल से जब पानी में प्रकाश जाता है तो उसे अपन कहते हैं अपवर्तन, है ना। और एक और एग्जांपल, चश्मा मैंने पहन रखा है, चश्मे के अंदर से प्रकाश जा रहा है, बाहर से प्रकाश चश्मे को पार करता हुआ अंदर जा रहा है, तो माध्यम परिवर्तित हो रहा है। बाहर माध्यम हवा है, चश्मे में कांच है, वापस से अंदर क्या है? हवा है। इसका मतलब यहाँ पे माध्यम के प्रकाश बाहर से आया, वायु से आया, कांच में गया, कांच से वापस कहाँ आया? वायु के अंदर। इसका मतलब प्रवेश किया है। तो कांच में, चश्मे में क्या होता है? अपवर्तन होता है। चश्मे में क्या लगा हुआ है? लेंस लगा हुआ है। इसका मतलब एग्जाम्पल में अपन क्या लिख सकते हैं? लेंस। लेंस के अंदर प्रकाश का अपवर्तन देखने को मिलता है। बोलो क्लियर? क्लियर? बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सही।
तो समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? बहुत अच्छे। तीसरी चीज क्या हो सकती है? एक टॉर्च आपने ली, उस टॉर्च को आपने चालू किया और दीवार पे ऐसे उल्टा रख दिया। फिर से आपने टॉर्च ली, टॉर्च को चालू किया और दीवार पे ऐसे उल्टा रख दिया। क्या दीवार के उस तरफ रोशनी आएगी? नहीं आएगी। दीवार, आपने टॉर्च को लिया बेटा, वापस सुनो, टॉर्च को लिया, आपने ऐसे रख दिया, क्या दीवार के उस तरफ रोशनी होगी? नहीं होगी। कहाँ गई रोशनी? जो आपकी दीवार थी उसने प्रकाश को चूस लिया, अवशोषित कर लिया। जैसे स्पंज पानी को चूस लेता है ना, अवशोषित कर लेता है, बिल्कुल वैसे ही। तो तीसरा पॉइंट जो हो सकता है वो ये हो सकता है कि पृथककारी पृष्ठ के ऊपर प्रकाश का क्या हो जाए? अवशोषण। अब बोलोगे सर आप इसका एक और एग्जाम्पल दो, तो आप लोगों ने प्रकाश संश्लेषण का नाम सुना है? आप लोगों को पता है हमारे पेड़ पौधे, हमारी हरी पत्तियां अपना खाना स्वयं बनाती हैं। तो जब वो अपना खाना स्वयं बनाती हैं तो प्रकाश को अवशोषित करती है। थोड़ा सा बायो पढ़ाऊं? पत्तियों के अंदर क्लोरोफिल होता है, नाम सुना है? क्लोरोफिल क्या करता है? प्रकाश को अवशोषित करता है। मिल गया एग्जाम्पल? तो तीनों के एग्जाम्पल मैंने आपको दिए कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम की सतह पर आपतित होती है तो या तो टकरा के वापस आ सकती है, परावर्तन, अंदर जा सकती है, अपवर्तन, पृथक्कारी पृष्ठ के ऊपर अवशोषित हो सकती है, जिसे हम कहते हैं अवशोषण। ये तीनों घटनाएं संभव है जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम की सतह पर आती है। बताओ क्लियर हो गया? पक्का क्लियर हो गया है? तीनों बातें समझ में आ गई हैं? तीनों के एग्जाम्पल याद हो गए? शक्ल देखते हैं अपन। परावर्तन, चश्मे का कांच, चश्मे का लेंस, अपवर्तन, और क्लोरोफिल, पत्ती अपना खाना बनाती है, प्रकाश को चूसती है, अवशोषण। हो गया याद सभी को? आ गया समझ में? अब हम अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे परावर्तन। अच्छे से इसका पूरा पोस्टमार्टम करेंगे कि परावर्तन कैसे क्या होता है। अब मैं आपके कमेंट सेक्शन पढ़ लेता हूँ। आपको क्लियर हो चुका है अच्छे से? बस याद अच्छे से ये बात ध्यान रखें कि कमेंट सेक्शन का यूज़ प्रॉपर्ली करना है, हर एक चीज़ को अच्छे से लिखते चलना है। टाइम टेबल शेड्यूल आपका ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ। आपकी क्लास होती है फ्राइडे को, अभी एक ही क्लास रहेगी वीक में, अपन बाद में इसको सैटरडे को भी स्टार्ट कर देंगे। और ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर आप साइंस पढ़ेंगे इस चैनल से, लास्ट तक रेगुलरली क्लास में आएंगे, एक भी लाइव क्लास मिस नहीं करेंगे, तो साइंस में 90% से ज़्यादा हंसते हंसते ले आओगे। एक बार तो पूरा सिलेबस कर लेंगे और अच्छे से रिविज़न भी कर लेंगे। नोट्स आपको कलर हैंड रिटन बेस्ट मिल जाएंगे। व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना, वहाँ से आपको एप्लीकेशन का लिंक आएगा। घर में किसी भी बड़े से आप परचेज करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे जाकर के आप नोट्स को असेस कर सकते हो। क्लियर हुआ यहाँ तक कॉन्सेप्ट? तो ये बात ध्यान रखेंगे सभी बच्चे कि रेगुलरली क्लास में आना है और एक एक चीज़ को अच्छे से समझना है। और उधर कनेक्ट हो गया? ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब ये बात आ रही है कि विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, बढ़िया। उसके बाद प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। ये बात 10th क्लास में चलेगी। 12th में आकर के प्रकाश मुड़ना भी शुरू कर देगा, पर इतना दिमाग मत लगाओ अभी। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। जब प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है तो हम उसको पढ़ते हैं। एक और बात बता देता हूँ, प्रकाश का अध्ययन प्रकाशिकी कहलाता है। प्रकाशिकी का मतलब है प्रकाश का अध्ययन। ठीक है, प्रकाश के अध्ययन को अपन क्या बोलते हैं? प्रकाशिकी बोलते हैं। दूसरी बड़ी बात, जब प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, ये मानते हुए प्रकाश का अध्ययन करना किरण प्रकाशिकी कहलाता है। किरण प्रकाशिकी। तो अपन लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? किरण प्रकाशिकी। तो किरण प्रकाशिकी में ये माना जाता है, किरण प्रकाशिकी में ये माना जाता है कि प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है भैया, आगे सुनो। क्या प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है? जी नहीं, परंतु प्रकाश का वेग माध्यम पर निर्भर करता है और सबसे ज़्यादा प्रकाश का वेग होता है निर्वात में। बताया मैंने आपको 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड या फिर 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, इतनी तेज स्पीड से आपका प्रकाश चलता है निर्वात में। निर्वात माने कि खाली, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ निर्वात होता है। बढ़िया। उसके बाद प्रकाश के पथ को किरण कहते हैं, किरण के समूह को पुंज कहते हैं। और जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम की सतह में आपतित होता है, टकरा के वापस आ सकता है, परावर्तन, अंदर जा सकता है, अपवर्तन, सतह पे खत्म हो सकता है, अवशोषित हो सकता है,
तो अवशोषण तीसरा पॉइंट होता है। शक्ल देख रहे हैं, परावर्तन हो रहा है, चश्मे के थ्रू देख रहे हैं, अपवर्तन हो रहा है, और क्लोरोफिल भाई साहब जो है वो करते हैं अवशोषण। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। रेगुलरली आपको वीक के अंदर हमारी क्लास होती है फ्राइडे को 10 साइंस की, रेगुलरली आइएगा। आपको कहीं और किसी भी कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रॉपरली आपके कंसेप्ट बिल्ड होंगे और लास्ट में आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वो आपकी गुरुदक्षिणा है। नए हो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा लो ताकि कोई भी क्लास आपकी मिस ना हो। एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना, और टेस्ट भी होगा, वो टेस्ट भी एप्लीकेशन पर ही होगा। व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके वहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डे नोटिफिकेशंस। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और रेगुलर रहिएगा। थैंक यू सो मच। बाय, जय हिंद।